देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। फेड के अहम बैठक के बाद दुनिया भर के बाजारों में मजबूती का माहौल और फेड ने बाजारों को निराश नहीं किया। बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय बाजार इस पर रेस्पॉन्ड करेंगे। एफआईएस की तरफ से डेटा थोड़े नेगेटिव साइड पर क्या है, लेकिन अब इस बड़े डेवलपमेंट के बाद मूड बदलेगा। ऐसे में क्या हो, आपकी रणनीति इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, येलेन जानी जाती हैं और बल्कि फेड जाना जाता है मार्केट फ्रेंडली नोट के लिए, और ऐसा ही उन्होंने किया भी है। कल का बाजार देखिए, उससे पहले दबाव भरा सेशन देखने को मिला। कल हमने देखा निफ्टी ज्यादातर समय इसने लाल निशान में ही बिताया, लेकिन आज का दिन अलग हो सकता है। चलिए सीधे चलते हैं संदीप के पास और जानते हैं कि किस तरह के पॉजिटिव सरप्राइजेस दिए हैं जेनेट येलेन ने। पेस और टाइमिंग को लेकर काफी क्लैरिटी निकल कर आई है संदीप, और माना जा रहा था कि पेशेंट शब्द तो हट ही जाएगा, और वो हटा है, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है हेमंत, जून में ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगे। ये वो इंडिकेशन है जो बाजार सुनना चाहते थे। दरअसल वही फैसला निकल के जेनेट येलेन की ओर से निकल के आया है। तो इसी के ऊपर हमने देखा यूएस के मार्केट्स में रिजॉइस देखने को मिला। जेनेट येलेन का साफ तौर पर ऐसा कहना था कि जैसे उन्होंने पहले कहा था कि 2 पॉलिसी में रेट हाइक नहीं होगा, तो अप्रैल की पॉलिसी में फिर से उन्होंने रीआइटरेट किया है कि दरें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन उन्होंने जून में जो रेट हाइक है उसको रूल आउट नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी बाजार काफी ज्यादा जोश में नजर आया। लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी यूएस के मार्केट्स में देखने को मिली, क्योंकि जो जितने भी इंडिकेशन उन्होंने दिए कि आगे इकोनॉमी में मजबूती देखने को मिलेगी, बेरोजगारी दर में कमी जारी रह सकती है, तो उस लिहाज से ये सब चीजें तो बाजार जानता है। लेकिन जो रेट आउटलुक है, जो उनके रेट का फोरकास्ट है, उसमें उन्होंने आधे % के आसपास की कमी जो कि उनके स्टेटमेंट के बाद निकल के सामने आया था। 1.125% का अनुमान था पहले फेड का दिसंबर तक का, जिसे घटाकर अब उन्होंने 0.6% किया, यानी कि आधे % की रेट में कटौती उनको नजर आ रही है दिसंबर तक, जो कि पहले का उनका अनुमान था। ये एक पॉजिटिव फैक्टर था जिसके ऊपर बाजारों ने रिएक्ट किया, और लोअर लेवल से जिसकी वजह से यूएस के बाजारों में शानदार रिकवरी देखने को मिली। एक समय हमने देखा था फेड का स्टेटमेंट आने के बाद डाउ में करीब 150 पॉइंट के आसपास की कमजोरी भी देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग आप देखिए 227 पॉइंट की बढ़त के साथ देखने को मिली, यानी कि लोअर लेवल से करीब 375 अंक के आसपास की जो बढ़त है, जो रिकवरी है, वो हमने डाउ जोन्स में निचले स्तरों से आते हुए देखी। तो पूरी तरह से जो डविश स्टेटमेंट निकल के सामने आए, जो बाजार का डर था कि जून में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, अब वो शायद सितंबर या तो फिर अक्टूबर में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। ये इंडिकेशन निकल के सामने आ रहा है, और इसी के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन यूएस के बाजारों में कल देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स हालांकि मिक्स बंद हुए, क्योंकि फेड का फैसला बाजार बंद होने के बाद निकल के सामने आया था। मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली। फुटसी में जो रिएक्शन आपने पॉजिटिव देखा, 1.5% के आसपास का उनका बजट आया था, वहां के जो ग्रोथ के अनुमान है वो बढ़ाए गए हैं, तो उसका इंपैक्ट देखने को मिला। एशियन मार्केट इस फैसले के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। निक्के को अगर आप छोड़ दें, जहां पे डॉलर में जो कमजोरी आई है, उसके बाद येन में मजबूती का इंपैक्ट यहां देखने को मिला, और शंघाई में मामूली कमजोरी है। बाकी सभी बाजार आपको हर इंसान के साथ कारोबार करते हुए रहेंगे। आधे से 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। इनफैक्ट एज निफ्टी भी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि 1% के आसपास की तेजी के साथ आज भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है। तो साफ तौर पर जेनेट येलेन ने जिस तरह से पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, जून में रेट हाइक की जो डर छटा है, उसके चलते हम देखें कि ग्लोबल मार्केट्स में रैली देखने को मिल रही है। आइए आपको सुनाते हैं इस पॉलिसी के बाद जेनेट येलेन का क्या कहना था। Just because we remove the word patient from the statement doesn't mean we're going to be impatient, just as we don't want to be premature in tightening policy and aborting a recovery that we have worked long and hard to proceed as far as it has. We also don't want to be behind the curve in beginning to tighten given those lags. और अमेरिका के कल इस बड़े डेवलपमेंट के बाद दुनिया भर के बाजारों में जो तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्या चिंताएं खत्म होती हुई दिख रही, क्या बाजार इस बात को अब बचाने की कोशिश कर रहा है कि ब्याज दरें बहुत जल्दी बहुत एग्रेसिवली बढ़ती नजर नहीं आएगी, और ऐसे में दुनिया भर के इक्विटी बाजारों के लिए और खासतौर से भारतीय बाजारों के लिए इसका क्या मतलब है, विदेशी निवेशक क्या सोचते हैं, इस पर एक बार राय लेते हैं। हमारे साथ तक्षशिला इंस्टीट्यूशन सिंगापुर से वी अनंत नागेश्वरन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर नागेश्वरन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या फेड चेयरपर्सन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए वो ये बता रहे हैं कि ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर फेड बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं रहेगा, और ऐसे में ये एक बड़ी राहत की संकेत है इक्विटी मार्केट्स के लिए? I have to confess that my understanding of Hindi is very bad. So could you please tell me in English what you were asking? Mr. Nageshwaran, do you think that statements from Fed chairperson are really a big relief for global equities? Well, I think because the statement said that they would remove the word patient, the market must have thought that they would indicate
that rate hike would commence in June. But the Fed made some changes to the statement. It said export growth was now something that they are concerned about, they are watching. And they also said inflation should move to the target of 2% rather than towards the target of 2%. So, which means they want to really see inflation rate coming to 2% or above, rather than approaching 2% before they tighten. And then the Federal Reserve members, the Open Market Committee members, have revised their forecast for rate hikes well into 2016 now. So I think the market now thinks that the Fed will not hike before September and possibly just once in December. So I think that is why the market is relieved, and then the U.S. stocks rallied, even though on the face of it, it looks like the Federal Reserve now could tighten any time other than April, but that is not the case. It is going to start in September or more likely even after that. So in that sense, the financial market thinks that interest rates are going to remain low, and the liquidity is the only thing that drives them, unfortunately. Hi, good morning, sir. So liquidity drives the markets. So what do you think now? Emerging markets will see inflows again, because after the data came in which said that that US may hike interest rates sooner. We saw liquidity drying up in emerging markets. India saw some bit of correction as well. Now, do you think that again that liquidity flow will flush in, or do you think people will be cautious now? No, I think you are right. It's unfortunately the case that emerging markets will now be driven by liquidity inflows again, because the Fed has clearly pushed the rate hike. So it is a good news in one sense. But I think, we should be concerned when liquidity ends up being the sole driver of stock markets, whether it's in the US or emerging markets, etc. But to answer your question, yes, I think there will be a resumption of buying of emerging market stocks, and to that extent asset prices should be supported. But we should all be concerned if asset prices are supported without economic fundamentals and corporate fundamentals backing them. I think that is what is happening, and the Federal Reserve not tightening or indicating delayed tightening should be a matter of concern for those who are looking for long-term stability. So I think it is not a good sign if more money comes in without underlying improvements in the economy and corporate balance sheets and income statements. Right, sir. Thanks so much, Mr. Nageshwaran, for taking your time out and explaining this Fed's move. तो साफ तौर पर अनंत नागेश्वरन साहब ये कहते हुए कि फेड के इस कदम के बाद दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा सा लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा और भारतीय बाजारों के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन अब भी इकोनॉमिक फंडामेंटल बेहतर होना काफी जरूरी है। तो हेमंत, जो खास तौर से अमेरिकी बाजारों का कल का रिएक्शन है वो इसलिए जायज है कि एक तो बड़ी चीज है कि फेड जल्दबाजी में नहीं है, भले उन्होंने पेशेंट वर्ड हटा दिया जिसको लेकर बाजार काफी डर रहा था। दूसरी बात, एक जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जेनेट येलेन ने दिया वो ये कि भले ही हम एक बार ब्याज दरें बढ़ा दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे अकोमोडेटिव नहीं रहेंगे। अगर उन्हें लगे कि एक बार ब्याज दरें बढ़ा दी और उसके बाद डेटा सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे तो वो रुक भी सकते हैं अगले पोज के लिए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव शायद अमेरिकी बाजार लेते हुए दिख रहे हैं। तो अमेरिकी बाजारों में जो रिएक्शन हुआ इमीडिएटली फेड चेयरपर्सन के बयान के बाद जो तेज गिरावट आई, लोगों को लगा पेशेंट वर्ड हटा दिया है, इसका मतलब दिक्कत की बात है। लेकिन जैसा कि हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि फेड माना जाता है मार्केट फ्रेंडली होने के लिए, झटका देने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट हम इस हफ्ते की शुरुआत में भी ये बात कर रहे थे, पेशेंट वर्ड हटना दरअसल एक्सपेक्टेड था, डिस्काउंटेड था। दरअसल जिस तरह से पेस और टाइमिंग के ऊपर क्लैरिटी आई, ये पॉजिटिव इस हफ्ते की शुरुआत में हम ये बात कर ही रहे थे कि फेड कहीं किसी तरह का कोई नेगेटिव संकेत मत देगा, इस इवेंट के पहले घबराइए मत, खरीदारी का मौका है। और आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार तेजी से उछलते हैं। जी हाँ, डॉलर इंडेक्स में कमी, गिरावट, एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट कल देखने को मिली है, ये भी काफी मदद करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अनिल, जिस तरह से एफआईआईज और डीआईआईज ने कल तक बिकवाली करी है, देखिए अगर आज एफआईआईज और डीआईआईज में खरीदारी का फिगर आए तो बाजार के लिए एक अच्छी राहत हो सकती है। कल का फिगर काफी खराब, 880 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में डीआईआईज की तरफ से बिकवाली और 460 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली। बहुत बड़े डेटा जो देखना चाहते हैं एफआईआईज की तरफ से, जो भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स पॉजिटिव साइड पर, वो शायद निराश होंगे, क्योंकि ये मार्च का महीना है और भूलना नहीं चाहिए कि मार्च के महीने में बहुत एग्रेसिवली खरीदारी आती नहीं है, और आएगी तो भी वो आखिरी हफ्ते में आएगी, जो कि एनएवी बढ़ाने के लिए आज से डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से हो सकती है, कुछ हद तक एफआईआईज की तरफ से हो सकती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि एक बड़ी इवेंट निकलने के बाद जो ग्लोबल थी
और उसके बाद एफआईज का मूड भारतीय बाजारों पर पॉजिटिव तो होगा, तो एग्रेसिव बिकवाली तो नहीं होगी, ये आप अज्यूम करके चल सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव खरीदारी के लिए एक मार्च का महीना है, दूसरा ट्रिगर आपको लोकल चाहिए जो कि पार्लियामेंट की तरफ से आना है। इन दो ट्रिगर्स के बाद आपको एग्रेसिव खरीदारी होती हुई दिखेगी। लेकिन कल के डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करें तो एक सरप्राइजिंग डेटा इस लिहाज से दिख रहा है, कैश मार्केट में दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की और लगभग 1300 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। हालांकि किसी भी तरह से स्क्रीन ऐसी नहीं दिख रही थी कि आपको 1300 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आज आप एक्सपेक्ट करते कल के खासतौर से सेशन को देखने के बाद। लेकिन उसकी वजह यह कि अगर 1300 करोड़ कैश मार्केट में बेचा है, उसके बावजूद अगर बाजार उतना खराब नहीं दिख रहा था, तो उसके पीछे एक वजह है और वो है स्टॉक फ्यूचर्स। आप स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी का आंकड़ा देखिए एफआईज की तरफ से 1300 करोड़ का, इतनी दमदार खरीदारी हुई है। और जनरली हम ये लगातार कहते हैं कि एफआईज अपना जो भी एक्शन करना चाहते हैं पहले वायदा कारोबार में करते हैं और उसके बाद कैश मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है, और उसकी वजह है कि वायदा कारोबार लिक्विड ज्यादा है। और अगर इससे कल आप एक संकेत लेना चाहें तो एफआईज कहीं कहीं स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करने के मूड में आ रहे हैं, और अगर ये ट्रेंड आज भी आपको बरकरार दिखे तो मैं ये कहूंगा कि इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। डेटा बेहद इंटरेस्टिंग है, जहां पर एक और इंडेक्स फ्यूचर्स में जो डेटा दिख रहे हैं इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में लगातार एफआईज की तरफ से लॉन्ग पोजीशन बन रही है और निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिख रही है, जो 525 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है। ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस में कल काफी बिकवाली होती हुई दिखी है, ये आंकड़े बता रहे हैं एफआईज की तरफ से जो कि 400 करोड़ की बिकवाली के। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है एफआईज काफी हद तक बैलेंस रणनीति के साथ बाजार में उतरे हुए हैं, और उस लिहाज से आंकड़े भले ही कैश मार्केट के खराब दिखे लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े बेहद पॉजिटिव हैं। लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? एफएनओ में 2-3 बेहतरीन संकेत हैं। पहला तो ये कि अगर पॉजिटिव साइड पर देखना चाहें तो पुट कॉल रेशियो 0.89 पर आया है, जो कि इस सीरीज का लोएस्ट लेवल पर है। इसका मतलब साफ है कि बाजार हल्का हो चुका है और कमजोर ट्रेडर्स बाहर हो चुके हैं। ये बाजार की सेहत के लिए काफी अच्छा है। दूसरी बात, स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज की दमदार बाइंग होती दिख रही है। तीसरी बात, बैंक निफ्टी लगातार 3 दिनों से ऊपर, और कल के कमजोर सेशन में भी बैंक निफ्टी ने 0.5% की मजबूती दिखाई है। तो बैंक निफ्टी से लीडरशिप लगातार आती हुई दिख रही है, और बदले हुए ग्लोबल माहौल में बैंक निफ्टी आज फिर से आपको लीडरशिप देने की या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकता है। तो पहला जो बदलाव दिख रहा है पिछले 2-3 सेशन से बाजार में, वो ये कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी मजबूत होता हुआ दिख रहा है, बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और ये बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव देखना चाहें तो 8,800 का कॉल आज सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए यही है वायदा कारोबार में, क्योंकि अगर 11 लाख शेयर 8,800 के कॉल में ऐड हुए हैं, यानी कि वहां पर शॉर्ट पोजीशन बनी है एफआईज की तरफ से भी और ट्रेडर्स की तरफ से भी। तो अब असली तेजी, बड़ी तेजी तब बनेगी जब आप 8,800 के पार निकलकर टिकते हुए नजर आए। तो आज लक्ष्मण रेखा 8,800 है। इसके अलावा कॉल राइटिंग काफी जबरदस्त होती हुई दिखी। कल देखिए एक ही सेशन में 40 लाख शेयर कॉल्स में नए जुड़ते हुए दिखे। तो इसका मतलब साफ है कि बड़े ट्रेडर्स ने अब निफ्टी बेचना बंद किया है, बैंक निफ्टी बेचना बंद किया है, लेकिन वो ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस बेचकर प्रीमियम कमाने की कोशिश में है। तो थोड़ा सा जो बिकवाली का एग्रेसिव प्रेशर है वो कम होता हुआ दिखा है, थोड़ा सा वो कोशिश होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल वायदा कारोबार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि आपको असली एक्शन देखने का मजा तब आएगा जब निफ्टी 8,800 के पार निकले। बिल्कुल, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके पार जाकर टिकना काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इस सब पर चर्चा करते हैं। मार्केट काउंटडाउन में एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। टेक्निकल नजरिया बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे rajatbose.com के रजत बोस, फंडामेंटल नजरिया बताएंगे मार्केट एक्सपर्ट सुनील दमानिया, और डेरिवेटिव नजरिया बताने के लिए हमारे साथ होंगे आदित्य बिरला मनी के हेमंत ठुकरार। इसके अलावा आज वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला है, और आज हिंदुस्तान का मुकाबला होगा बांग्लादेश की टीम के साथ, और हम इस पर खास चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट चंद्रेश नारायण कार्यक्रम में शामिल होंगे 9:30 बजे। और बाजार में आगे क्या हो, आपकी रणनीति, किन शेयरों पर होगा कमाई का बेहतरीन मौका, बात करेंगे निर्मल बंग सिक्योरिटीज के राहुल अरोड़ा से और मिराई एसेट ग्लोबल के गोपाल अग्रवाल से। चलिए तैयार हो जाइए बेहतरीन सेशन के लिए। आज के दिन जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग भारतीय बाजारों में हो सकती है, किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए भारतीय बाजारों को, आइए यही समझते हैं। मानना चाहिए सेंचुरी कम से कम निफ्टी में आज लग जाएगी, और उसके बाद क्या हो फिर? लगनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ लेवल्स को रेस्पेक्ट करेगा बाजार। पहला है 8750, 2 दिनों से हम 8750 के लेवल को हिट कर रहे हैं, उसके पार जाकर टिक पाने में मुश्किल हो रही, वहां से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले तो ये होगा आप खुलेंगे उसके आसपास, और वहां पर खुलने के बाद अगर शुरुआती 1 घंटे में आप टिक गए तो फिर वहां से आपको जो शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी वो 8800 की तरफ ले जाएगी। 8800, 8825 ये 25 पॉइंट की रेंज अगला बड़ा रेजिस्टेंस है, और वो इस लिहाज से
खासतौर से क्योंकि 8800 के लेवल पर इस हफ्ते में काफी शॉर्ट्स बने हैं कॉल में, यानी कि मंदी की पोजीशंस बनी, और खासतौर से कल जो 11 लाख शेयर मंदी की पोजीशन बनी वो जल्दी कटने वाली नहीं है। तो असली एक्शन तब दिखेगा बाजार में और बड़ी अपसाइड 9000 और उसके पार की तब बनेगी जब आप आज 8800 के ऊपर की क्लोजिंग दे पाए। तो आपको न्यूज फ्लो स्ट्रांग है इंटरनेशनल मार्केट से, और ऐसे में पूरी संभावना बनती कि आप 8800 को हिट करने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरह का माहौल है, एक बार फेड की मीटिंग को हटा कर देखें तो फिर आपके लिए ओवर बुलिश होने का कोई एक बड़ा रीजन नहीं बनता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंदी करिए या फिर ये बाजार खराब हो जाएगा, एक करेक्शन वहां से आ सकता है, आपको बाइंग का मौका दे सकता है। तो 8800 8825 एक रेंज हो सकती है जहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें। हाँ, उसके पार जाकर क्लोज देने की कोशिश करें तो बाजार में फिर अपसाइड के लिए जगह खुलती हुई दिखेगी। लोअर साइड पर बाजार कहां जा सकता है? अब ऐसा लग रहा है कहीं कहीं 8675 8700 आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और कल हम यही बात कर रहे थे कि बाजार ने कहीं कहीं बेस्ट फॉर्मेशन कर लिया है, पिछले 2-3 सेशन से जिस तरह का मूव बनाया है 8600 के नीचे बाजार जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि आज की गैप अप ओपनिंग के बाद हम वहां से लगभग 150 पॉइंट ऊपर होंगे, लेकिन एक बार की उस लेवल को तोड़ने के लिए बेहद नेगेटिव क्यूज की जरूरत है, जो अब आपको ग्लोबल मार्केट से तो मिलेंगे नहीं। लोकल मार्केट्स के खराब जो संकेत हैं काफी हद तक जो पार्लियामेंट से होते हुए दिख रहे हैं वो हम डिस्काउंट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है डाउन साइड रिस्क लिमिटेड होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में आज की गैप अप ओपनिंग के बाद अगर बाजार इंट्राडे में करेक्शन दिखाए तो वो आपको एक खरीदारी का मौका देगा। तो ये सेल ऑन राइट से बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना होगा। बड़े मुनाफे के लिए ट्रेड अगर इंतजार कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है। मार्च का महीना है, मार्च के महीने में लिक्विडिटी की समस्या हमेशा रहती है। एफआईज अभी तक एग्रेसिवली पैसा नहीं लगा रहे हैं, ट्रेडर्स की एक्टिविटी कम है, तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए डिप्स का। लेकिन काफी हद तक एक बड़ी इवेंट निकलने के बाद बाजारों के लिए बेहद पॉजिटिव मूड बनता हुआ दिखेगा, मोमेंटम बेहतर होता हुआ दिखेगा, और उस लिहाज से आज संभावना बनती कि हम आजकल में 8800 की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल ध्यान बदल लेना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अब रख लेनी चाहिए। अब तक दरअसल सेल ऑन रैलीज की रणनीति काम करती हुई दे रही थी। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, पिछले 2 ओकेजन्स में बल्कि हमने देखा है बाजार में जब उछाल हुआ है तो वो टिका नहीं है। आज उछाल के बाद अगर टिकता है तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन कौन से शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए, चलिए इसी की बात करते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर नजर रखी जाए आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। सबसे पहले वोकहार्ड का काउंट आपके फोकस में होना चाहिए, क्योंकि यूएस एफडीए ने चिकलथाना यूनिट को फिर से इंस्पेक्ट किया था, फिर से इस प्लांट की जांच की गई थी। ऑलरेडी ये प्लांट बैन में है नवंबर 2013 से। जब दिक्कतें पाई गई थी उसको वोकहार्ड ने दूर किया और फिर से री इंस्पेक्शन हुआ है यूएस एफडीए की तरफ से। अब कहा जा रहा है, या फिर वोकहार्ड का कहना है कि कोई भी इश्यूज या फिर कोई दिक्कतें इस इंस्पेक्शन में नहीं पाए गए हैं, और शायद अब यूएस एफडीए इस प्लांट को एक ग्रीन सिग्नल दे सकता है या फिर क्लियरेंस दे सकता है। एक्सिस बैंक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। बैंक ने अपने टर्म डिपॉजिट में 0.25% की कटौती की है। आरबीआई की रेट कट के बाद ये पहला प्राइवेट बैंक ने इस तरह के ब्याज दरों में कटौती की। जीएनएफसी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, इस काउंटर को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से 2750 करोड़ का एक नोटिस मिल चुका है, जिसमें लाइसेंस फी, इंटरेस्ट और पेनल्टी जारी है। जुआरी, एनसीएफ और दीपक फर्टिलाइजर्स के काउंटर भी आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ दीपक फर्टिलाइजर्स बहुत जल्द एनसीएफ में अपना स्टेक बेच पाएगी। सरोज पदार प्रमोटेड जुआरी ग्रुप को सेबी से ओपन ऑफर लाने की मंजूरी मिल गई है, और यहाँ सीसीआई की मंजूरी अभी भी बाकी है। रियल एस्टेट काउंटर्स आपके फोकस में होने चाहिए। एचडीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, उब्रॉय रियल्टी, ऑर्बिट कॉर्प जैसे काउंटर्स, जहां पे महाराष्ट्र सरकार ने कल के बजट में एफएसआई लिमिट को 0.33 से बढ़ाकर 0.60 करने का प्रस्ताव सामने रखा है। साथ ही मुंबई में रेट ऑफ प्रीमियम को भी बढ़ाने का फैसला रखा है। कोल इंडिया, यहाँ पर सरकार का कहना है कि अगर जांच में कोल ऑक्शन में अगर जांच में कार्टलाइजेशन का मामला अगर सामने आता है तो सरकार 9 माइंस कोल इंडिया को वापस दे सकती है, और इस खबर की वजह से जीएसपी और तमाम माइनिंग कंपनीज भी फोकस में रहेंगी। पावर डिफेंस, यहाँ पर कंपनी के लिए दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है, जहाँ पे सीडीआर प्लान अभी फिर से एक और हफ्ते से टल गया है, डिफर हो गया है। अभी भी कुछ लेनदारों से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। अब नजर डालते हैं कुछ फंड एक्शन पे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ पर पैराडाइज ग्लोबल फंड ने कंपनी के करीब 9 लाख शेयर्स 172 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। वहीं अंजन चैटर्जी जो कि कंपनी की प्रमोटर है, उन्होंने कंपनी के करीब 10 लाख शेयर्स 172 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। केयर रेटिंग में एलआईसी ने लगभग 29 लाख शेयर्स कंपनी के खरीद लिए हैं 1453 रुपए प्रति शेयर पर। वही आईडीबीआई बैंक ने कंपनी के 29 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। कॉर्पोरेट एक्शन पर नजर डालते हैं। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ने 1:1 की बोनस इश्यू की घोषणा की, जिसकी आज एक्स डेट है।
और आखिर में एक नए काउंटर पर नजर होनी चाहिए ऑर्टेल कम्युनिकेशंस। आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है। बता दूं इसका आईपीओ बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ था या फिर पूरा हुआ था। लगभग 175 करोड़ रुपए ही कंपनी जुटा पाई थी और इसका जो इश्यू प्राइस है वो 181 रुपए का तय किया गया था। जो लोअर बैंड का था, जो प्राइस बैंड था वो 181 से 200 रुपए प्रति शेयर का था। और आज बाजार में एक दमदार शुरुआत के आसार। उससे पहले कि हम आज की रणनीति आपके लिए तय करें, उससे एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर के बाजारों पर किस तरह का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले 1% की दमदार शुरुआत यहां पर होगी 8750 के पार, ये संकेत आता हुआ दिख रहा है। तो पिछले 2 दिनों के हाई के पार खुलने की तैयारी भारतीय बाजारों की। एशिया बाजारों में शंघाई निक्केई छोड़ दीजिए, यहां पर थोड़ी सी नेगेटिव शुरुआत होती हुई दिखी, लेकिन ताइवान में मजबूती है। हांगकांग के बाजारों पर नजर डालिए कि यहां पर किस तरह का रुझान दिख रहा है। 1.25% के आसपास की मजबूती है, तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड यहां पर दिख रहा है। जापान में क्योंकि मजबूत हुआ है वहां की करेंसी येन, उसका नेगेटिव इंपैक्ट है। जापान के लिए ये ज्यादा अच्छा है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो येन कमजोर है तो ज्यादा ठीक होता है उनके लिए। तो इसलिए जापान के बाजार नीचे, न कि अमेरिकी बाजारों के एक्शन की वजह से। तो ये इस वक्त का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है ग्लोबल मार्केट्स का। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए सुनील दमानिया और टेक्निकल राय देने के लिए रजत बोस। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। रजत, चार्ट्स क्या कहीं कोई ये संकेत दे रहे हैं कि 8600, 8625, 30 की रेंज में बाजार के लिए बेस्ट फॉर्मेशन हो चुका है? एक बड़ी इवेंट पॉजिटिव साबित हुई है क्या? फिर से कुछ अहम लेवल के ऊपर जाकर ब्रेकआउट देने के संकेत दिख रहे हैं चार्ट्स पर, या फिर रैली फिर से फिजल आउट हो जाएगी, फिर से हम कमजोर हो जाएंगे? अनिल जी, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि आज के दिन अगर शुरू में 8760 के ऊपर, 8755 से लेके 8760 के ऊपर निफ्टी अपने आप को मेंटेन कर पाए तो 8800 की लेवल को भी टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज तैयार हो जाएगा। वो चाहे आज नहीं भी हो, कल होने से भी चलेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि 8755, 8760 के ऊपर में क्लोज चाहिए। वो क्लोज होने से अपने 8800 से 8849, जो कि कुछ दिन पहले जो एक बार ऊपर खुल के जो टॉप बना के, शॉर्ट टर्म टॉप बना के नीचे गिरा था, उसका हाई था, वही हाई को पार करके चलने से ही आपको, तभी आप मानेंगे कि ये एक नया अप ट्रेंड की शुरुआत हो रहा है। नहीं तो आप जो बोल रहे हैं ये 8620 से 8600 एक बेस बना के अभी ऊपर जा रहे, ये चेष्टा तो डेफिनेटली हो रहा है। 8620 ऐसे भी बेस का काम करने का था। अगर वो टूट जाता है 8595 कोई कारण से टूट गया तो फिर वहां से करीबन 70 से 100 पॉइंट, मतलब 8520 से लेके 8490 उस रेंज को नेक्स्ट सपोर्ट रेंज मानना पड़ेगा। फिलहाल हम यही कोशिश करेंगे, यही देखेंगे कि 8760 को बुल लोग कोशिश करके उसके पार कर दे और उसके ऊपर में सस्टेन करे, तब बेहतर होगा। सिमिलरली फॉर द बैंक निफ्टी जो वो 19150 इनिशियली क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद में 19325 से लेके 19375, 19375 बैंक निफ्टी क्रॉस कर गया तो अभी ये मान लीजिए कि निफ्टी भी 8760 को आसानी से क्रॉस कर लेगा और दोनों में नया अप ट्रेंड की संकेत मिलेगा। बट जब तक 8849 और 19558 ये दोनों लेवल नहीं पार करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, तब तक कोई सस्टेनेबल रैली एक्सपेक्ट मत कीजिए, वही बेहतर होगा। चलिए, इन दोनों ही आंकड़ों पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन सुनील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय सुनील, गुड मॉर्निंग। आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं भारतीय बाजारों को? ये बताइए, एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है क्या आज के सत्र में, और क्या ये कंटिन्यू भी रह सकती है? हेमंत, डेफिनेटली एक बड़ी इवेंट थी, एक अनसर्टेनिटी थी, वो शायद थोड़ी क्लैरिटी उसमें आती हुई दिख रही है। डेफिनेटली सब लोग देख रहे थे कि पेशेंट वर्ड का यूज करते हैं कि नहीं जेनेट येलेन। उन्होंने कहा था कि इवन इफ यू रिमूव द वर्ड पेशेंट दैट डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टू बी इम्पेशेंट। आई थिंक सी हार्प्ड ऑन दैट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लगता है कहीं ना कहीं एक दो चीज सामने आ रही है। एक तो एक चीज डेफिनेटली सामने आ रही है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्लो ग्रोथ हो रही है। सेकंड थिंग, अगर आपको याद है तो 28 जनवरी को जब लास्ट मीटिंग हुई तब से डॉलर 4% एप्रिशिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके जो यूएस की जो एक्सपोर्ट्स है वो थोड़ी अनकॉम्पिटिटिव होते दिख रही है। तो
वहां से उसके इम्पैक्ट जो यूएस इकोनॉमी में आ रही है वो थोड़ी स्लो डाउन है। सेकंड थिंग ये भी क्लियर कट इमेज हो रहा है कि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो हाइक है वो थोड़ा स्लो होगा, जो जितना जो एक्सपेक्ट है उससे कम होगा। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है हेमंत इंडियन मार्केट के लिए। थोड़ी अनसर्टेनिटी निकल रही है, कहीं वो सस्टेन होगा कि नहीं होगा। आई थिंक देयर आर वेरियस मूविंग पार्ट्स है, अपने को देखना है यूरोप में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, अपना एक जो बिल जो पेंडिंग है राज्यसभा में उसमें क्या हो रहा है, अपनी इंडियन इकोनॉमी की जो क्वार्टरली अर्निंग्स है वो कैसे आ रहे। तो बहुत सारे वेरियस पार्ट्स है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की कंपनियां अभी तक जो वैल्यूएशन है वो कई चीप वैल्यूएशन पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जिसका जो अपने को लेखा जोखा देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आज के लिए मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, पर डेफिनेटली वो सस्टेन करने पाएगा कि नहीं पाएगा, न्यूज फ्लो के ऊपर आधार रहेगा। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर न्यूज फ्लो पर अब भी नजर आएगी, भले एक बड़ी इवेंट निकल गया। तो सुनील थोड़ा सा कोशिश है इस वक्त बाजार पर आज के एक बड़े गैप अप के बाद। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर। एक सेक्टर जो एक्शन में आज रहेगा और वो है एविएशन का। विदेशों में एयरलाइंस चलाने के लिए, उड़ानें भरने के लिए कुछ नियमों में बदलाव एविएशन मिनिस्ट्री कर रही है। क्या है ये बदलाव और कितना फायदा या नुकसान लिस्टेड प्लेयर्स को होगा, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी बेहतरीन प्रदर्शन, आज भारतीय बाजार दिखा सकते हैं, इस तरह के संकेत वहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अनिल, बाजार की एक नजर बांग्लादेश के मैच पर भी है और टॉस हम जीत चुके हैं। दोनों नजरें और हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप जीतने की तरफ एक और स्टेप आगे, सेमीफाइनल की तरफ एक और स्टेप आगे कि हम टॉस जीत चुके हैं। जो मैं चाहता था कि टॉस जीतकर हम बैटिंग करें और 350-400 तो बनाना चाहिए और 7वां मैच भी हमारे पास ही आए। बिल्कुल। अब तो सिर्फ 3 ही मैच जीतने हैं ना, मतलब 3 क्या 2 ही। ये वाला तो हम जीते हुए हैं, 2 ही और जीतने हैं। वर्ल्ड कप हमारे सामने, तो 9 मैच कंटिन्यूस और वर्ल्ड कप फिर से हिंदुस्तान में। जो वो थीम है ना, देंगे नहीं वर्ल्ड कप वापस। बिल्कुल। तो आज उसी की तरफ एक और एक्शन होने वाला है, एक और मौका है हमारे पास एक का। बिल्कुल शानदार जीत आज हासिल करने का। कितने रन बनाएगी भारतीय बाजार, भारतीय टीम आज? मतलब मुझे लगता है 350 तो कम से कम बनाने चाहिए। पहले बैटिंग करने का मौका मिला, इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, राइट फ्रॉम रोहित शर्मा से लेकर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन भी हाथ खोलना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं उनका नंबर नहीं लगेगा उससे पहले ही, लेकिन अच्छी बैटिंग होगी। लेकिन सुनील, आप किस पर सबसे ज्यादा बुलिश है? इंडिया भी डेफिनेटली नहीं, कौन से बैट्समैन पर? आई थिंक रोहित शर्मा जो नहीं खेले हैं, लो ऑफ एवरेज जो कहीं ना कहीं उनको लगना है, तो वो ओपनिंग में आएंगे और मिनिमम 50 से 75 रन बनाएंगे मिनिमम। तो एक बात है हेमंत, फिर इसका मतलब ये कि रोहित शर्मा अगर खेल लेते तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक बड़ी इनिंग विराट कोहली की तरफ से भी। बिल्कुल सर, वो रख लिया फाइनल के लिए। डन, बिल्कुल। तो हम आपके साथ यहाँ पर पूरी तरह से सहमत है कि आगे भी बड़ी इनिंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखें आज क्या होता है। जी हाँ, चलिए इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, भारत टॉस जीत चुका है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। चलिए लेकिन कुछ खबरों का रुख करते हैं। लेकिन अब भारतीय बाजार की जो नजर है वो आसमान पर भी है और काफी सारी एयरलाइंस हैं और खास तौर पर नई एयरलाइंस जो सरकार के जो प्रस्ताव निकल कर आए हैं, नए प्रस्ताव, उनसे खुश नहीं है। आइए सुनते हैं कुछ नई एयरलाइंस क्या कह रही हैं। I don't think it helps us in any significant way. For us to be able to get the kind of flying credits to go abroad, it's going to take us at least 2.5 years to, 2 years maybe. We need to study that. But more disappointing than that is the fact that there's a limitation on the 6-hour rule. So even after we, get significant amount of credits, I think you need something like 600 crores DFCs before we can fly anywhere within 6 hours. So that rules out the Middle East as well as the Southeast Asia for us. चलिए, साफ तौर पर यहाँ पर जो नई एयरलाइंस हैं वो बिल्कुल ना खुश हैं और ये भी कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 5/20 रूल को स्क्रैप तो किया है, लेकिन कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे नई एयरलाइंस को विदेश में उड़ान भरने का। 6 घंटे की फ्लाइट ही उड़ पाएंगी और देखा जाए तो जो इस समय एग्जिस्टिंग कैरियर्स हैं उनको बचाने की कोशिश है। जेट के लिए अच्छी खबर। एक्चुअली हेमंत, पहले ये हो रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि 5/20 रूल हटाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान जेट को होगा, क्योंकि सबसे पुरानी और बड़ी एयरलाइंस इंटरनेशनल रूट्स के लिहाज से जेट है।
अब जो ये नियम आए, इनफैक्ट ये उनके लिए बेहद पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि जेट के लिए नुकसान नहीं होने वाला। नई एयरलाइंस जो इंटरनेशनल रूट्स पे जाएगी उनको काफी कड़े नियमों का पालन करके फिर जाना होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है और जेट के स्टॉक पे फिर उस लिहाज से एक बड़ा एक्शन बनना चाहिए। एक तो ये रूल, दूसरा क्रूड के दाम जो तेजी से गिरे हैं, तो इनके लिए दो बड़ी पॉजिटिव है। सुनील, आप खरीदेंगे जेट एयरवेज? डेफिनेटली अनिल जी, हम लोग ने पहले भी जब डिस्कस किया था बिटवीन स्पाइस जेट और जेट को, डेफिनेटली हमने कहा था कि जेट काफी अच्छी कंपनी है। उन्होंने टर्न अराउंड जो प्लान जो उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग FY 2017 में हम लोग टर्न अराउंड होने के काफी हद तक वो अपने प्लान के मुताबिक जा रहे हैं। काफी उम्मीद है और जो डेफिनेटली जो ATF में प्राइस में जो गिरावट आई उसका भी डेफिनेटली उनको एक बेनिफिट मिलेगा। तो क्लियर कट, और ये जो गाइडलाइन आपने सही बताया कि इट्स नॉट वेरी गुड फॉर एयर एशिया और अदर जो एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिशन है उनके लिए अच्छी नहीं है बात। और इंटरनेशनल रूट पे जा सकती है जेट बिकॉज ऑफ दिस DFC जो क्रेडिट मिलेगी उनको। तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव एक अनाउंसमेंट है जेट के लिए। चलिए, तो जेट के स्टॉक पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। लेकिन और कौन से शेयर हैं जहां पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, ये सब जानेंगे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। माफ कीजिएगा। कल महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया, देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने, और इसमें रियल्टी सेक्टर के लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रोविजंस आए हैं। मुंबई में FSI की लिमिट बढ़ने वाली है, 0.33 से बढ़कर ये 0.6 हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ प्रीमियम भी बढ़ाई जाएगी। अब इसका कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव असर पूरे सेक्टर पर होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। मुंबई के लीडिंग डेवलपर ऑर्बिट कॉर्पोरेशन के पूजित अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पूजित जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जो प्रोविजंस कल महाराष्ट्र के बजट में आए मुंबई में FSI बढ़ाने को लेकर, कितना फायदा मुंबई की रियल्टी कंपनियों को होगा इसका? जी, मैं आपका जो प्रश्न है उसको दो हिस्सों में जो है इसको डिवाइड करूंगा। पहला ये है कि उन्होंने बजट में FSI नहीं बढ़ाई है, ये एग्जिस्टिंग FSI है। तो इसमें क्या है कि जैसे सबर्ब्स में जब हम प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं तो इसमें टोटल FSI जो डेवलपर के हाथ में मिलती है वो 2 FSI होती है। वो 2 FSI की डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 1.1 FSI तो उनका बेस राइट है, 0.33 उसका प्रीमियम देके गवर्नमेंट का रेडी रेकनर रेट से कनेक्ट करके गवर्नमेंट को प्रीमियम दिया जाता था और बाकी TDR खरीदा जाता था। तो वैसे करके 2 FSI डेवलप की जाती थी। अब जो कल जो अनाउंसमेंट आई है उसमें यह है कि 0.33 जो गवर्नमेंट को जो प्रीमियम दिया जाता है वो 0.6 तक आप गवर्नमेंट को प्रीमियम दे सकते हैं। पुराने लॉ के हिसाब से प्रायर टू बजट ये था कि 0.33 जो रेट रेडी रेकनर है वो 2008 के हिसाब से होगा, पर 0.6 अभी जो ये बढ़ाया गया है वो आज के रेडी रेकनर के रेट के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो इम्पैक्ट है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि जो TDR के जो रेट्स हैं, डेवलपर के पास ऑप्शन है कि ये 0.6 जो है वो आप TDR भी आप लोड कर सकते हो और गवर्नमेंट से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इन इफेक्ट TDR के रेट्स बढ़ेंगे और हमारी एस्टिमेशन, हमारी जो एसोसिएशन है MCHI, हमारी एस्टिमेशन ये है कि इफेक्ट जो है गवर्नमेंट के हाथ कोष में कुछ नहीं जाएगा। TDR के जो जनरेट करते हैं डेवलपर्स, उनके जेब जो है उनकी जेब में ये एनहांस्ड वैल्यू जाएगी। तो जी तो जिन डेवलपर्स के पास हाथ में TDR हैं उनके लिए एक पॉजिटिव खबर फिर मानी जाएगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव उनके लिए मानी जाएगी। लेकिन पूजित जी, जो मैं हेमंत हमारे मुंबई के दर्शक सब लोग जानना चाहते हैं वो ये है सिंपल कि इन नियमों के बाद क्या प्रॉपर्टी के दाम कम होने वाले हैं या नहीं होने वाले मुंबई में? जी, ये जो बजट में जो ये प्रोविजन आया है इसके हिसाब से तो कुछ नहीं होगा, बट जो गवर्नमेंट ने अभी नया DP जो नेक्स्ट 20 साल के लिए जो है उन्होंने जो अभी पब्लिश किया है, जिसके ऊपर सजेशन, ऑब्जेक्शन और चर्चा पूरी चालू है, और इस साल के एंड तक गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया है कि ये DP जो है पब्लिश होके इसको कानून को लागू कर दिया जाएगा। ये DP जो आ रहा है ये इससे जो है सप्लाई बढ़ेगी और बंबई शहर में 101% प्राइसेस जो ये बढ़ते जा रहे थे लास्ट 5-6 साल में, हमें जो है कम होते हुए भी मिलेंगे और अबंडेंट सप्लाई मिलेगी। और ये जो हमने देखा था कि लास्ट 3-4-5 साल से ये एक प्रॉब्लम आ रही थी कि लॉज क्या रहेंगे, कैसे जो है डेवलपमेंट होगी, हर बार नी जर्क रिएक्शन हो जाते थे। ये एक पॉलिसी जो है एक फाइन ट्यून पॉलिसी हो जाएगी कि 20 साल तक आपको ऐसे काम करना है, ये आपको एरिया मिलेगा। ओके, सो इट गेट्स वेरी क्लियरली डिफाइंड। अच्छा पूजित जी, एक सवाल और, इनफैक्ट 2 सवाल है।
पहला तो ये कि जो आप कह रहे हैं कि अब जो 0.6 हुआ है FSI जो आप खरीद सकते हैं सरकार से प्रीमियम देकर 2008 के बजाय करंट रेट पर, यानी कि 2008 से अब तक जो रेडी रेकनर रेट है वो डबल तो हो ही चुकी होगी आराम से जनरली, तिगनी हो गई है जी 2008 से अभी तक। तो यानी कि उसके लिए बहुत भारी भरकम पैसा देना होगा, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आप ये कह रहे हैं कि जिनके पास TDR है जी उनको बड़ा फायदा हो रहा है, क्या आपकी कंपनी के पास भी इस वक्त काफी अच्छे खासे TDR स्टॉक में हैं तो कितने? नहीं जी, हमारा काम TDR जो है ये जनरेट जो होता है ये सबर्बन एरियाज में जनरेट होता है। ऑर्बिट कॉर्पोरेशन का जो काम है वो सिटी साइड में ज्यादा काम है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज इन सिटी साइड, जो आइलैंड सिटी जिसको बोलते हैं। तो जो सबर्बन साइड में जो TDR जनरेट करते हैं तो उनके TDR जनरेशन कंपनीज की वैल्यू बढ़ेगी। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये एक अंतर पहले भी होता था कि जो 2008 का रेडी रेकनर रेट था तो वो था कि हमें 1200, 1500, 2000 के हिसाब से जो है पेमेंट करनी पड़ती थी टू गेट दैट 0.33 FSI। पर TDR का रेट तभी भी 3,500-4,000 रुपए होता था। अब जो है ये 1800 बढ़ के जो है 6,000 रुपए हो जाएगा बेस्ड ऑन 2014 रेट, जो 0.6% मिलेगा। और TDR के रेट जो है जो 4-4,500 थे वो बढ़ के जो है 6,000 रुपए हो जाएंगे। तो आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स HDIL जिनका बड़ा नाम है TDR बाजार में, उनके लिए एक पॉजिटिव खबर कही जानी चाहिए क्या पुजीत जी? पहली बात तो मैं HDIL को मेरा कॉम्पिटिटर नहीं समझूंगा, मेरे कॉलीग्स हैं। और दूसरी बात जो है HDIL और ऐसे जो TDR कंपनीज जो जनरेट करते हैं TDR, उनके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। शुक्रिया पुजीत आपका समय निकालने के लिए और ये बात हमें समझाने के लिए। तो TDR जिनके पास है, HDIL जैसी कंपनियां, उनके लिए एक फायदेमंद खबर निकल कर आई है। आप कैसे देख रहे हैं रजत HDIL के चार्ट को, और यहां से क्या आज के सत्र में तेजी देखने को मिल सकती है? चार्ट्स किस तरह के लग रहे हैं आपको? देखिए, चार्ट पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा था, लेकिन अभी ये जो नया नियम के डिस्कशन आपने किया है, इसके चलते ये 117 का स्तर अगर पार करके ऊपर चलने लगे तो इसमें कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज बोलना चाहिए कि फरवरी के शुरू से अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऊपर में देख रहे हैं और RSI नीचे की तरफ जा रहा है, उसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि इसमें छोटी अवधि के लिए 117, उसके बाद में 121, 125 ये टारगेट मान के आपको खेलना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म अप ट्रेंड की उम्मीद करेंगे तो 125 जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक ऐसा कोई सलाह नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न काफी तगड़ा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आया था, सो इट इज नॉट अनयूजुअल दैट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे ना आ जाए। बिल्कुल, तो देखना होगा आज किस तरह का रिएक्शन होता है। HDIL, आईबुल रियल, ये ऐसी कंपनियां जिनके पास TDR है, उनके लिए आज के सेशन में एक पॉजिटिव रुझान डेफिनेटली बनता हुआ दिखेगा। और वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है और ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो आज एक्शन मिड कैप रियल्टी स्टॉक्स में डेफिनेटली रहने वाला है, उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे एलारा कैपिटल के हरेंद्र कुमार। एलारा कैपिटल की 2 दिनों की इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है और हम जानेंगे कि किस तरह का रेस्पॉन्स यहां पर विदेशी निवेशकों की तरफ से भारतीय बाजारों के लिए आता हुआ दिखा है, कितना पैसा और हिंदुस्तान में आएगा, FIs इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे हरेंद्र से इस ब्रेक के बाद। और अब फोकस करते हैं FIs के मूड पर, किस तरह का मिजाज विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजारों पर बन रहा है, खासतौर से इसलिए भी कि ये महीना थोड़ा सा एक डायरेक्शन को लेकर मामला साफ नहीं है। एलारा कैपिटल एक दिग्गज FI ब्रोकरेज और इनकी 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और सारे फंड मैनेजर्स वहां पर है। एलारा कैपिटल के हरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी कॉन्फ्रेंस से। हरेंद्र, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस में किस तरह का मूड है फंड मैनेजर्स का इंडियन मार्केट्स को लेकर, और खासतौर से FIs भारतीय बाजारों के बारे में क्या सोच रहे हैं? जी, अगर मैं आपको कहूं, उन लोग वेरी क्लियरली वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं है, तो उन लोग एक करेक्शन के वेट कर रहे हैं जहां पर अब फिर री एंट्री किया जा सकता है। तो ये इटसेल्फ बहुत एक अच्छी इंडिकेटर है कि मार्केट थोड़ा सा टॉपिश हो चुका है करंटली और फ्रेश बाइंग नहीं आ रही। अगर आप FI फ्लोज भी देखते हैं, थोड़ा सा बहुत फ्लैटिश चल रहा है। तो ये जनवरी से चल रहा है और फ्रेश एलोकेशन उन लोग इंडिया की तरफ अब इस भाव पे नहीं कर रहे हैं। बट यस, अगर आप थोड़ा सा और पीरियड को एक्सटेंड करेंगे, जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, उन लोग बोले कि इंडिया बहुत अट्रैक्टिव है, नो डाउट,
बट हम इस प्राइस में एंटर नहीं करेंगे। तो ये कोई शार्प करेक्शन नहीं होगा, या तो थोड़े बहुत टाइम वाइज कंसोलिडेट होगा, फिर वहां से रैली चलेगी। तो दे आर लुकिंग एट बहुत सारे आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज, और इंडिया में जो भी इमर्जिंग थीम्स है, डिफेंस है, अभी स्मार्ट सिटीज है, जो भी मोदी साहब बोल रहे हैं, तो उनको ये न्यू थीम्स में काफी डेवलप कर रहे हैं। और तो ओल्ड थीम्स शायद नहीं चलेंगे, दे आर लुकिंग एट न्यू थीम्स। तो वैल्यूएशन और न्यू थीम्स, ये 2 पॉइंट्स पे ज्यादा उनका फोकस है। चलिए हरिंदर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, इस कॉन्फ्रेंस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन लेकर आएंगे, बताएंगे कि निफ्टी आज सेंचुरी मारने वाला है या नहीं। ये सब छोटे से ब्रेक के बाद, रुपए की ओपनिंग पर भी रहेगी नजर। पहला सौदा ब्रेक।